हेलो साथियों, जय हिंद। आप सभी को आज आरपीएफ एसआई परीक्षा 2024 का 2 दिसंबर का फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम खत्म हो गया है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको फर्स्ट शिफ्ट के आधार पर जीके जीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराएंगे। मैथ आज किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन आया, रीजनिंग किस टॉपिक से ज़्यादा पूछी जा रही है, सब कुछ इस वीडियो में कंप्लीट एनालिसिस कराने वाले हैं। तो साथियों, अगर आप लोग का एग्जाम अभी नहीं हुआ है, आने वाले अगले शिफ्टों में है या फिर अगले दिन है, तो इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डेली हम आपको इसी तरीके से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराते रहेंगे। तो साथियों, बिना देरी के आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो साथियों, पहला क्वेश्चन है कि सर्वोदय की अवधारणा के संस्थापक कौन थे। तो देखिए, सर्वोदय की अवधारणा की अगर हम बात करें, सर्वोदय की अवधारणा के संस्थापक पूछा जाएगा तो महात्मा गांधी ने सर्वोदय की अवधारणा को शुरुआत किया था। सर्वोदय आंदोलन का मकसद अहिंसा और प्रेम पर आधारित एक नए भारत की स्थापना करना था। क्वेश्चन पूछा जाएगा सर्वोदय की अवधारणा के संस्थापक कौन थे, तो महात्मा गांधी थे। इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईमेल में बीसीसी का क्या मतलब होता है, यानी बीसीसी का क्या मतलब होता है ईमेल में, याद रखिएगा। ईमेल में बीसीसी का मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाएगा, बीसीसी का फुल फॉर्म क्या है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। इसको याद रखिएगा। इसका इस्तेमाल तब किया जाता है जब किसी को ईमेल की कॉपी भेजनी हो लेकिन यह न पता चले कि ईमेल पाने वाले को इसके बारे में पता चले, तब जो है बीसीसी का उपयोग किया जाता है। तो बीसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है। इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एलिफेंटा के प्रसिद्ध शैलकृत मंदिरों का श्रेय किसे दिया गया है। देखिए, एलिफेंटा के प्रसिद्ध शैलकृत मंदिरों की बात करें, इसका श्रेय किसे दिया गया है। एलिफेंटा की गुफाओं के निर्माण का श्रेय कलचुरी राजवंश को दिया जाता है। कलचुरी राजवंश कला और संस्कृति के संरक्षण के लिए जाना जाता है। तो कौन सा राजवंश है, कलचुरी राजवंश है। इसको याद रखिएगा। देखिए साथी, हम आपको जो भी क्वेश्चन करा रहे हैं, आपका साथी ये सभी क्वेश्चन आरपीएफ एसआई के एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के। इन सभी क्वेश्चन को आप लोग जरूर पढ़ के जाइएगा। आगे के शिफ्टों में देखना, बिल्कुल इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जिस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, बिल्कुल उस टाइप के क्वेश्चन का हम डेली आपको प्रैक्टिस कराएंगे। तो इसलिए साथी, आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्लासी की लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी। प्लासी की लड़ाई की अगर हम बात करें, क्वेश्चन पूछा जाएगा प्लासी की लड़ाई कब हुई थी, किसके बीच हुई थी, इसमें किसकी हार हुई थी, किसकी जीत हुई थी। इस तरीके से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिलेगा। तो याद रखिएगा, प्लासी की लड़ाई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच लड़ी गई थी। यह लड़ाई 23 जून 1757 को बंगाल के प्लासी में हुई थी। इस लड़ाई में रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ने नवाब सिराजुद्दौला को हराया था। तो प्लासी की लड़ाई कब हुई थी, 1757 को हुई थी। किसके किसके बीच हुई थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था। इसमें किसकी जीत हुई थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हुई थी। इस तरीके से क्वेश्चन को कंफर्म कर लेना साथी, क्वेश्चन आगे देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि किस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के द्वारा केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया था। तो किस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के द्वारा केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया था। तो याद रखिएगा, भारत में द्वैध शासन को लागू करने वाला अधिनियम भारत सरकार अधिनियम 1919 था। इस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। इस अधिनियम के जरिए ब्रिटिश भारत के प्रांतों में दोहरी सरकार की व्यवस्था लागू की गई थी। तो कौन सा अधिनियम था, वो अधिनियम 1919 का अधिनियम था, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मृदा रहित कृषि को क्या कहते हैं। मृदा रहित कृषि की अगर बात किया जाए, इसे क्या कहते हैं। मृदा रहित कृषि को हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। यह मिट्टी के बिना पौधों को उगाने की एक तकनीकी है। इसमें पौधों की जड़ों को पोषक तत्वों से भरपूर पानी में डुबोया जाता है। हाइड्रोपोनिक्स जल संस्कृति का एक उपसमुच्चय है। तो कौन सा है, इसे क्या कहते हैं, हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1905 में बंगाल विभाजन के फलस्वरूप एक आंदोलन आगे बढ़ा था। इसका नाम क्या है। तो 1905 में बंगाल विभाजन के फलस्वरूप कौन सा आंदोलन आगे बढ़ा था। तो याद रखिएगा, 1905 में बंगाल के विभाजन के बाद स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। तो कौन सा आंदोलन था, याद रखिएगा, स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकबर का प्रसिद्ध राजस्व मंत्री कौन था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। अकबर के प्रसिद्ध राजस्व मंत्री पूछा जाएगा कौन था। तो अकबर के प्रसिद्ध राजस्व मंत्री राजा डोटरमल थे। वे अकबर के दरबार के नवरत्नों में से एक थे। राजा डोटरमल ने 1562 से 1589 तक अकबर के वित्त मंत्री के रूप में काम किया था। उन्होंने अकबर के राजस्व विभाग में कई सुधार किए और मुगल साम्राज्य की राजस्व प्रणाली को दुरुस्त भी किया था। तो अकबर के प्रसिद्ध राजस्व मंत्री की बात किया जाए कौन थे, तो राजा डोटरमल थे। इसको याद रखना साथी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुस्तक
मोदीज मिजाज टच इन फॉरेन पॉलिसी के लेखक कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। यह पुस्तक पूर्व राजदूत सुरेंद्र कुमार द्वारा लिखी गई है। इस पुस्तक में लेखक ने 2.5 वर्ष के कार्यकाल के दौरान प्रधानमंत्री द्वारा लिए गए महत्वपूर्ण विदेश नीति निर्णयों से संबंधित विषयों का उल्लेख किया है। तो किसने किया था? सुरेंद्र कुमार ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथी, जठर या शरीर के अन्य भीतरी भागों की जांच के लिए प्रयोग वाली एक तकनीकी एंडोस्कोपी किस परिघटना पर आधारित है? तो जो बॉडी के लिए एंडोस्कोपी की जाती है, ये किस परिघटना पर आधारित है? फिजिक्स का क्वेश्चन पूछा गया है, तो याद रखिएगा। जठर या शरीर के अन्य भीतरी भागों के जांच के लिए इस्तेमाल की जाने वाली एंडोस्कोपी तकनीकी कुल आंतरिक परावर्तन की घटना पर आधारित है। तो किस घटना पर आधारित है? तो याद रखिएगा, आंतरिक परावर्तन की घटना पर आधारित है। बस आपका यही आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सुल्तान अजलान शाह कप 2018 किस देश ने जीता था? देखिए, सुल्तान अजलान शाह कप 2018 की बात करें, ऑस्ट्रेलिया ने फाइनल मैच में इंग्लैंड को 2-1 से हराकर इस टूर्नामेंट में अपना 10वां खिताब जीता था। तो किसने जीता था साथी? ऑस्ट्रेलिया ने जीता था। किसको हराया था? इंग्लैंड को हरा करके यह खिताब अपने नाम किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किसके संविधान से प्रेरित है? तो देखिए साथी, जो भी क्वेश्चन करा रहे हैं ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं और आपका इसी लेवल का क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को भी मिल रहा है और आगे की शिफ्टों में भी देखना, इससे मिलता जुलता क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। जिस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है डेली हम आपको साथी इसी तरीके से सभी क्वेश्चन कराएंगे और आगे की शिफ्टों में क्वेश्चन आपको हूबहू देखने को भी मिलेगा। इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। डेली हम आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराते रहेंगे। तो आइए बात करते हैं, भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत यानी जो डीपीएसपी है, ये किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है। इसको याद रखिएगा। आयरिश संविधान को 1937 में लागू किया गया था। ऐसा भी आएगा कि आयरलैंड के संविधान को कब लागू किया गया था? 1937 में लागू किया गया था। और बात किया जाए भारतीय संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख किस भाग में है? भाग 3 अनुच्छेद 36 से 51 तक है। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। इसलिए हम आपको की पॉइंट की मदद से साथ ही फैक्ट के क्वेश्चन भी कराते चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम का उद्देश्य क्या है? क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम का उद्देश्य नहीं है या फिर कौन सा उद्देश्य है? तो आप लोग सभी उद्देश्य इसका याद रखिएगा। तो इसका उद्देश्य है कि मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के फैसलों को लागू करना, पर्यावरण और लोगों के लिए स्वच्छतापूर्ण नियम बनाना, वायु जल मृदा और भूमिगत प्रदूषण को रोकना और उनसे निपटना, कंपन और शोर के नुकसान को रोकना, कच्चे माल और अन्य संसाधनों के इस्तेमाल और बर्बादी को कम करना पर्यावरण संरक्षण अधिनियम का उद्देश्य है। तो ये सभी उद्देश्य इसके सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथी, भारतीय खाद्य निगम की स्थापना कब की गई थी? भारतीय खाद्य निगम की अगर हम बात करें, इसकी स्थापना कब हुई थी, इसका उद्देश्य क्या था? तो याद रखना, भारतीय खाद्य निगम की स्थापना 14 जनवरी 1965 को की गई थी, जिसका पहला जिला कार्यालय तंजापुर में और मुख्यालय चेन्नई में था, जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय खाद्य नीति के उद्देश्यों को लागू करने के लिए खाद्य निगम अधिनियम 1964 के तहत किया गया था। तो भारतीय खाद्य निगम की स्थापना कब की गई थी? 14 जनवरी 1965 को की गई थी। इसका मुख्यालय पूछा जाएगा कहाँ है? तो इसका मुख्यालय चेन्नई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ग्रैंड कैनियन किस नदी में स्थित है? तो ग्रैंड कैनियन जो है एक कोलोराडो नदी में स्थित है। तो कौन सी नदी में स्थित है? कोलोराडो नदी में स्थित है। तो कोलोराडो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 1526 ईस्वी में सन के पूर्व बाबर ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसी तरीके से पूछा जाएगा। 1526 ईस्वी सन के पूर्व बाबर ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था साथी? 5 बार आक्रमण किया था। याद रखिएगा, अभी आपको बताते हैं। देखिए, 1519 से 1526 तक भारत पर इसने 5 बार आक्रमण किया था। 1526 में इन्होंने पानीपत के मैदान में दिल्ली सल्तनत के अंतिम सुल्तान इब्राहिम लोदी को हरा करके मुगल साम्राज्य पर नींव रखी थी। बाबर ने 1527 में खानवा का युद्ध लड़ा, फिर 1528 में चंदेरी का युद्ध लड़ा, फिर 1529 में घाघरा की लड़ाई को जीत करके अपने राज्य को सुरक्षित किया था। तो सबसे पहले जो भारत पर आक्रमण किया था कब किया था? 1519 में किया था। उसके बाद क्रमागत जो है इसने 1526 तक जो है 5 बार आक्रमण किया। 1500 लास्ट में 1529 में घाघरा की लड़ाई जीत करके अपने राज्य को इन्होंने सुरक्षित किया था। तो इस तरीके से आप लोग सभी युद्ध को याद कर लीजिएगा। बाबर से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किस समझौते का लक्ष्य हिंदू मुस्लिम मतभेद को सुलझाना था? तो
तो देखिए हिंदू मुस्लिम मतभेद को सुलझाने का जो समझौते का लक्ष्य था वो था साथी लखनऊ समझौता। तो याद रखिएगा दिसंबर 1916 को लखनऊ समझौता हुआ था। कांग्रेस और मुस्लिम लीग यूपी आधारित यंग पार्टी द्वारा नियंत्रित के बीच एक संधि थी और इसने नरमपंथी, कट्टरपंथी और मुस्लिम लीग के लिए एक संयुक्त राजनीतिक मंच प्रदान किया था। तो कौन सी समझौता हुआ था? लखनऊ समझौता। कब हुआ था? 1916 में हुआ था, हिंदू मुस्लिम के मतभेद को सुलझाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उच्चतम न्यायालय की मूल अधिकारिक के अंतर्गत क्या शामिल है? उच्चतम न्यायालय की मूल अधिकारिकता के अंतर्गत क्या शामिल है साथी, इसको भी हम आपको बता देते हैं पॉइंट के द्वारा। जैसे इसमें साथी केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच विवाद है, दो या दो से अधिक राज्यों के बीच विवाद, वे विवाद जो विभिन्न क्षेत्रों के उच्च न्यायालयों में हल नहीं हो पाते और राष्ट्रीय मुद्दे बन जाते हैं, वो है मौलिक अधिकारों के परिवर्तन के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकारिक पृच्छता और उत्प्रेक्षण की प्रकृति की रीट जारी करना, ये सभी इसमें शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हरी पत्तियों का पौधा लाल रोशनी में रखने पर कैसा दिखाई देगा? तो हरी पत्तियों को, अगर हरी पत्ती का जो पौधा होता है अगर उसको लाल रोशनी में रखा जाए साथी कैसा दिखाई देगा? तो याद रखिएगा हरी पत्तियों वाला पौधा लाल रोशनी में रखने पर काला या फिर भूरा दिखाई देगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हरी पत्तियों में क्लोरोफिल नामक पिगमेंट होता है जो सूर्य की रोशनी से नीले और लाल रंग की तरंगों को अवशोषित करता है और हरे रंग की तरंगों को परिवर्तित कर देता है, इसलिए इसका कलर जो है ब्लैक या फिर थोड़ा सा भूरा दिखाई देने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या घनत्व कितना है? देखिए अगर हम बात करें भारत की जनसंख्या घनत्व की, वो भी 2011 के अकॉर्डिंग 2011 में भारत का जनसंख्या घनत्व जो था 382 प्रति वर्ग किमी 10 की वृद्धि 17.72% था। याद रखिएगा कितना प्रतिशत था? 17.72% था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक साहित्य की रचना किस काल में हुई थी? वैदिक साहित्य की रचना की बात करें, वैदिक साहित्य की रचना कालखंड 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है। इस काल को भारत के प्राचीन इतिहास का एक प्रभावशाली युग भी माना जाता है। तो वैदिक साहित्य की रचना किस काल में हुई थी? 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2017 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रख लेना साथी। साल 2017 का ज्ञानपीठ पुरस्कार हिंदी की लेखिका किसड़ा सोबती को दिया गया था। तो किसड़ा सोबती इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस प्रकार की आणविक गति का आंतरिक ऊर्जा में योगदान नहीं होता है? किस प्रकार की आणविक गति का आंतरिक ऊर्जा में कोई योगदान नहीं होता? तो घूर्णी ऊर्जा में होता है। तो घूर्णी ऊर्जा का आंतरिक ऊर्जा में कोई योगदान नहीं होता। ऐसा इसलिए है क्योंकि घूर्णी ऊर्जा का परमाणु जड़त्व आघूर्ण बहुत कम होता है, साथ ही इलेक्ट्रॉनिक रूप से उच्च ऊर्जा उत्तेजना भी संभव नहीं होती है। तो इसलिए घूर्णी ऊर्जा में कोई आंतरिक ऊर्जा का योगदान नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन कौन करता है? जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति होती है उस टाइम राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन कौन करेगा? तो याद रखना राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन भारत के मुख्य न्यायाधीश या उनकी अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश करते हैं। इसको याद रख लेना साथ ही, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में उल्लिखित स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की संकल्पना किससे प्रेरित है? याद रखना साथी, भारतीय संविधान में अगर हम बात करें उल्लिखित स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व की संकल्पना जो है किससे प्रेरित है? तो भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की संकल्पना फ्रांसीसी क्रांति से प्रेरित है। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? फ्रांसीसी क्रांति 1789 से 1799 के बीच हुई थी। फ्रांसीसी क्रांति, इस दौरान स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे का नारा दिया गया था। इस क्रांति में कौन सा नारा दिया गया था? स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे का नारा दिया गया था। इस भी पॉइंट है, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यदि बंद पात्र में कुछ गैस निकाल करके दाब कम कर दिया जाए तो गैस अणुओं का माध्य मुक्त पथ क्या होगा? देखिए साइंस का क्वेश्चन है। अगर बंद पात्र में कुछ गैस है उसको निकाल करके दाब उसका कम कर दिया जाए तो गैस के अणुओं पर क्या प्रभाव पड़ेगा? याद रखना गैस के अणुओं का माध्य मुक्त पथ गैस के घनत्व के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इसलिए यह बदलता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कार्बनिक यौगिक तांबे की मौजूदगी में गर्म करने पर नीले हरे रंग की ज्वाला उत्पन्न करता है? याद रखिएगा क्लोरोबेंजीन कार्बनिक यौगिक है जो तांबे की मौजूदगी में गर्म करने पर नीले हरे रंग की ज्वाला उत्पन्न करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्लोरोबेंजीन कार्बनिक यौगिक बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा,
निम्नलिखित में से किस वर्ष गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे? गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर कब किया गया था? गांधी इरविन समझौते पर 5 मार्च 1931 को हस्ताक्षर किए गए थे। तो 1931 बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण साथी पूछा जाएगा, याद रखिएगा। महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण पल्लव वंश के राजा नरसिंह वर्मन प्रथम ने 7वीं और 8वीं शताब्दी में करवाया था। तो किस वंश में कराया था? पल्लव वंश के राजा नरसिंह वर्मन प्रथम ने कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस समय भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? देखिए, इंग्लैंड का प्रधानमंत्री पूछा जा रहा है। जब भारत की स्वतंत्रता हुई थी, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय वहाँ का इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? याद रखिएगा, भारत को आज़ादी मिलने के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री क्लेमेंट रिचर्ड एटली थे। वे 1945 से 1951 तक यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री रहे। क्लेमेंट एटली लेबर पार्टी के नेता थे और भारत की आज़ादी के पक्ष में थे, इसलिए क्वेश्चन साथ ही पूछा जाता है। भारत के पक्ष में थे इसलिए पूछा जाता है भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो इनका नाम याद रखिएगा, क्लेमेंट रिचर्ड एटली थे। ये सभी साथी जीके जीएस के क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलता है। आरपीएफ एसआई के एग्जाम में सभी क्वेश्चन ऑलरेडी पिछले एग्जाम में पूछे गए थे, इसलिए हम आपको सभी क्वेश्चन करा रहे हैं। इससे आगे के एग्जाम में अगर क्वेश्चन रिपीट हो तो आप सही कर सकें। अब आइए हम साथी बात कर लेते हैं मैथ सब्जेक्ट की। मैथ कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन साथी पूछे जा रहे हैं, आपको टॉपिक बता दे रहे हैं। इस टॉपिक को आप लोग साथी एग्जाम से पहले जरूर क्वेश्चन का प्रैक्टिस इस टॉपिक से कर लीजिएगा। जैसे आपका नंबर सिस्टम है साथी, यहाँ से क्वेश्चन नंबर सिस्टम से पूछा जा रहा है। होल नंबर से आपके जो वर्ग के क्वेश्चन होते हैं, क्यूब के क्वेश्चन होते हैं, घन के, ये सभी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। डेसिमल एंड फ्रैक्शन के भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। बिल्कुल इजी क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप लोग बेसिक क्वेश्चन इस टॉपिक से तैयार कर लेना। परसेंटेज के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। रेशियो प्रोपोर्शन से क्वेश्चन पूछा गया था आज। एवरेज के क्वेश्चन पूछे गए थे। उसके बाद इंटरेस्ट से क्वेश्चन पूछा गया था। डिस्काउंट से क्वेश्चन पूछे गए थे। प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन पूछे गए थे। टाइम एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन पूछे गए थे। मेंसुरेशन से क्वेश्चन पूछे गए थे। देखिए साथ ही इस सब्जेक्ट से आपको 35 क्वेश्चन पूछे गए थे। 35 क्वेश्चन में देखिएगा बिल्कुल इजी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे 35 क्वेश्चन में आपका 25 क्वेश्चन तो बिल्कुल ईजी आएगा, आप देखते ही कर जाओगे अगर थोड़ा सा आप प्रैक्टिस कर लोगे। इसलिए जो टॉपिक हमने बताए हैं इस टॉपिक से आप लोग बेसिक क्वेश्चन जरूर कर लीजिएगा। आपके साथ ही फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। ये सभी क्वेश्चन 25 क्वेश्चन फार्मूला बेस्ड ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। थोड़ा सा आप मात्र अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप सभी क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। इसलिए आपको टॉपिक बता रहे हैं, इस टॉपिक से आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। रीजनिंग की टॉपिक की बात करें तो रीजनिंग में आप लोग साथी एनालॉजीज के क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, सिलॉक्स के क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग के क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। डिसीजन मेकिंग के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। विजुअल मेमोरी के क्वेश्चन आ रहे हैं। रिलेशनशिप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अर्थमेटिकल रीजनिंग का क्वेश्चन आया था। वर्बल फिगर क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन आ रहे हैं। अर्थमेटिक नंबर सीरीज से क्वेश्चन आ रहे हैं। नॉन वर्बल सीरीज से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। स्टेटमेंट कंक्लूजन के भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कथन निष्कर्ष वाले। इस सब टॉपिक को साथ ही अपने एग्जाम से पहले रीजनिंग में पढ़ लीजिएगा। बिल्कुल रीजनिंग इजी लेवल की आ रही है। अगर रीजनिंग में 35 क्वेश्चन आ रहे हैं तो अगर आप थोड़ा सा प्रैक्टिस किए होंगे तो 25 प्लस क्वेश्चन आप आराम से कर लेंगे। तो 25 प्लस रीजनिंग में कर लेंगे, मैथ में भी कर लेंगे अगर थोड़ा सा भी आप प्रैक्टिस किए होंगे। इसलिए आप लोग टॉपिक हम बता दिए मैथ रीजनिंग का, यहाँ से आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और रही बात जीके की, जीके के आपके 50 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। 50 क्वेश्चन में डेली हम आपको 30 क्वेश्चन का ज़बरदस्त प्रैक्टिस कराएंगे जो आरपीएफ एसआई के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उन सभी क्वेश्चन को लास्ट टाइम में आप लोग पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो साथ ही आज के लिए बस यहीं तक। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों में शेयर करना। इसी तरह से डेली एनालिसिस करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।